गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स, आप सभी का स्वागत है एनएससी ऑनलाइन क्लासेस में। मेरा नाम है पूजा सोनी। आज हम लोग एरर डिटेक्शन सेशन में जुड़े हैं और आज हम लोग सीखने वाले हैं, आज के सेशन में एडवर्ब पढ़ेंगे। हम लोग एडवर्ब के बेस पर कुछ क्वेश्चन आंसर्स डील करेंगे एरर का, और सेशन के लास्ट में हम लोग कुछ इडियम्स भी देखेंगे। आज भी हम लोग 5 इडियम्स आपके लिए प्रिपेयर करके लाए हैं सेशन में, तो हम लोग के साथ आज अंत तक बने रहिए और आप बहुत कुछ सीख करके जाएंगे यहाँ से। नो द रूल्स सेशन हमारा पार्ट जो है, नो द रूल्स, रूल से स्टार्ट करते हैं एरर का। कौन कौन सा बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा ग्रामर से रिलेटेड, एडवर्ब से रिलेटेड, जो कि हमको याद करना रहता है एरर का क्वेश्चन करने से पहले। हमें कौन कौन सी बातें एडवर्ब को लेकर के ध्यान में रखनी है। एडवर्ब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, आज पार्ट 1 है एडवर्ब का। तो एडवर्ब होता क्या है बेसिकली, कोई भी अगर हम काम कर रहे हैं, किसी भी क्रिया, हम लोग एडवर्ब मतलब क्या होता है, किसी भी क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। हिंदी में अगर डिफाइन किया जाए तो अगर किसी वर्ड को क्वालिफाई किया जाता है किसी भी वर्ड से, तो उसको हम लोग एडवर्ब कहते हैं। किसी भी एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करने के लिए जो वर्ड्स यूज करते हैं उसको भी एडवर्ब ही कहा जाता है। एडजेक्टिव मीन्स विशेषता, विशेषता बताने वाले शब्दों को बेसिकली, ये एडजेक्टिव जो हमने लास्ट सेशन किया था, एडजेक्टिव किसकी क्वालिटी बताता है, किसी भी सब्जेक्ट की, मीन्स नाउन की क्वालिटी बताता है हमें एडजेक्टिव। लेकिन एडवर्ब हमें किसी वर्ब या एडजेक्टिव की क्वालिटी बताता है। ठीक है, वर्ब या प्रीपोजिशन या दूसरे एडवर्ब की भी क्वालिटी बताने के लिए हम लोग किस शब्द को इस्तेमाल करते हैं, एडवर्ब का। ये इससे पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता, किसी भी एडवर्ब से पहले हम लोग प्रीपोजिशन यूज नहीं करते। ये भी हमारा नोट है, ये भी हमारा रूल है कि किसी भी हमारा एडवर्ब से पहले हमारा प्रीपोजिशन यूज नहीं होता। लाइक प्रीपोजिशन मतलब क्या, पोजिशन बताने वाले शब्द जैसे कि ऑन, इनटू, इन, अबव, विथ। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझते हैं। ही हर्ड पेशेंटली, हर्ड मीन्स यहाँ पे सुनना, सुनने की एक खूबी। तो ये काम हमारा सुनना हो गया, लेकिन इसको एक खूबी के तौर पे यहाँ पे कहा जा रहा है पेशेंटली, बहुत पेशेंस रख करके उसने सुना। ठीक है, तो पेशेंटली हमारा क्या है, एडवर्ब है जो कि इस काम को डिफाइन कर रहा है। और यहाँ पे हमने सीखा था कि कोई प्रीपोजिशन नहीं लग सकता, तो ही हर्ड विथ पेशेंटली कभी लिख दीजिएगा अगर आप गलती से, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। कहीं लिखा हुआ ऐसे दिखता है, कोई प्रीपोजिशन लगा रहता है एडवर्ब के पहले, तो ये गलती फॉर्मेट है। ठीक है, वैसे नहीं लिखा जाता। एडवर्ब, एडवर्ब कितने तरह का होता है, एडजेक्टिव भी हमने पढ़ा था कितने तरह का होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव, प्रॉपर, या फिर इंट्रोगेटिव, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, सब हमने पढ़ा था। तो एडवर्ब का भी कुछ काइंड पढ़ लेते हैं। एडवर्ब कितने तरह का होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम, टाइम के फ्रेम में जितने भी चीजें आपको खूबी के तौर पे बताई जा रही है, काम हुआ है और वो कितने समय में हुआ है ये आपको पता चल रहा है किसी भी वर्ड से, तो वो एडवर्ब ऑफ टाइम है। लाइक नाउ, देन, बिफोर, सिंस, अगो, ऑलरेडी, सून, रिसेंटली, इमीडिएटली, इंस्टेंटली, कॉन्स्टेंटली, अर्ली, लेट, आफ्टरवर्ड्स, yesterday, टुडे, टुमारो, ये सारे एक्सेट्रा जितने भी वर्ड्स है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस आता है। एडवर्ब ऑफ प्लेस कहाँ आएगा, लाइक अबव, अब्रॉड, अलोंग, अक्रॉस, अराउंड, अवे, बिलो, डाउन, अप, एवरीवेयर, हियर, नोवेयर, देयर। पोजीशन आपको बेसिकली डिफाइन यहाँ पे मिलेगी, प्लेसेस के बारे में डिफाइन किया जाएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस में। मैनर, मैनर मीन्स बिहेवियर के तौर पे हम लोग समझ सकते हैं। बिहेवियर, किसी भी बिहेवियर को कैसे मॉडिफाइन करेंगे, एक्टिव बिहेवियर, अटेंटिव, बैड, बोल्ड, ब्रेव, इजिली, टिमिड, ग्लैड, क्विकली, स्लोली, सिंसियरली, सडनली, फास्टली, स्लोली, वेल। ये सब सारे जो वर्ड्स है ये एडजेक्टिव, एडवर्ब ऑफ मैनर है। ठीक है, कोई भी बिहेवियर बताता है, कैसे काम किया जा रहा है, उस काम को करने का बिहेवियर, उसका मैनर कैसा है। ठीक है, एडवर्ब ऑफ डिग्री कैसा होता है, डिग्री, अब ये डिग्री क्या है, कितना हद तक का कोई भी काम किया जा रहा है, किस लेवल का काम किया जा रहा है, उसकी डिग्री बताई जा रही है। लाइक ऑलमोस्ट, वेरी, मच, इनफ, टू, फेयरली, नाइदर, क्वाइट, हार्डली। तो ये सारे जब वर्ड्स दिखेंगे तो ये सारे एडवर्ब ऑफ डिग्री है। ठीक है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। अब रिलेटिव एडवर्ब क्या होता है, रिलेटिव एडवर्ब होता है डब्ल्यू एच के वो सारे क्वेश्चन जिसमें हम लोग किसी पर्सन को डिफाइन कर रहे हो, लाइक व्हेन, वेयर, व्हाई, हु। ये सब हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड्स, डब्ल्यू एच वर्ड्स हैं जिसको हम लोग रिलेटिव एडवर्ब भी कह सकते हैं। इंट्रोगेटिव एडवर्ब भी कहा जाता है इनको, व्हेन, वेयर, व्हाई। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की एडवर्ब क्या होती है, फ्रीक्वेंसी मतलब कितने कितने समय में वो काम हो रहा है, लाइक ट्वाइस, ऑफन, ऑफन मीन्स अक्सर, नेवर, ऑलवेज, ओकेजनली, जनरली। ठीक है, नॉर्मली, हार्डली, ऑलमोस्ट। ठीक है, ये सारे वर्ड्स जो हैं, ये सारे वर्ड्स हमें बताते हैं कि कितने कितने समय पर वो काम किया जा रहा है, रिपीट कितने समय में वो हो रहा है। लाइक सेल्डम भी एक वर्ड होता है, ऑफन होता है, यूजुअली, कैजुअली, नॉर्मली। तो ये सारे वर्ड्स जो है, सेल्डम मीन्स क्या होता है, कभी कभी। ठीक है, समटाइम्स। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स हो गए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी।
अगला हम लोग स्लाइड पे आते हैं, यहाँ तक हो कि किसी को डाउट नहीं होगा। ये कुछ बेसिक्स हैं जो कि आपने अपने स्कूल्स में भी सीखे होंगे। सिर्फ एक रिवीजन एक छोटा सा चाहिए था हमें, ताकि सब चीज़ें हमें मेमोराइज हो जाए जो हमने कर लिया। अब आते हैं हम लोग रूल्स पे। रूल में हम लोग को क्या क्या ध्यान रखना है। एडवर्ब ऑफ जो मैनर हमने पढ़ा, लाइक एक्टिवली, पेशेंटली, टिमिडली, ब्रेवली, ये जो मैनर होता है किसी भी काम को करने का, जो बिहेवियर है, मैनर है, या फिर किसी एडवर्ब ऑफ प्लेस को या फिर एडवर्ब ऑफ टाइम को अगर हमें लिखना है सेंटेंस में, तो इसको कब लिखेंगे? ये हमेशा वर्ब के बाद लिखेंगे। कभी भी वर्ब के बाद ये सारे एडवर्ब आएंगे, मैनर, प्लेस और टाइम वाला एडवर्ब वर्ब के बाद आएगा। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट भी है, सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट भी है जिसके ऊपर काम हो रहा है, तो हम लोग ऑब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के बाद ये सारे आएंगे। एग्जाम्पल लिखते और क्लियर हो जाएगा। सी डांस ब्यूटीफुल्ली, क्या इसमें कोई ऑब्जेक्ट है? सी हमारा सब्जेक्ट है जो डांस कर रही है। डांस करना इज अ वर्ब, और ये उसको डिफाइन करने के लिए, उस एक्टिविटी को डिफाइन करने के लिए एक एडवर्ब आया है, ब्यूटीफुल तरीके से वो नाच रही है, ब्यूटीफुली। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं था हमारा, तो हमने वर्ब के बाद लगा दिया। लेकिन ये सेंटेंस में हमारे पास ऑब्जेक्ट भी है, लाइक ही डज हिज वर्क केयरफुली। कौन सी चीज वो करता है केयरफुली? वर्क को करता है, तो ये वर्क के बाद हमारा केयरफुली लगा। ठीक है, ही डज हिज वर्क, ही इज अ सब्जेक्ट। डू, डज, डज इज अ क्या है? वर्ब। वर्क कर रहा है, वर्क इज ऑब्जेक्ट, और ये केयरफुली कर रहा है, तो केयरफुली हमारा एडवर्ब है जो कि वर्क के बाद हमने लिखा। कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है? कंपाउंड सेंटेंस होता है क्या? सबसे पहले कंपाउंड सेंटेंस क्या है? तो कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें दो क्लॉज है, एक प्रिंसिपल क्लॉज, एक होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। जब दो क्लॉज हमने यूज कर रखे हैं सेंटेंस में, प्रिंसिपल क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और वो कंपाउंड सेंटेंस हमारा है, उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, क्या ध्यान देंगे? ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं, लाइक आफ्टर वर्ड। जैसे कि क्या लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पर पढ़िए, आफ्टर वर्ड लिखा हुआ है, इवेंचुअली लिखा हुआ है, लेटली लिखा हुआ है, नाउ, रिसेंटली। ये सब वर्ड हमारे सेंटेंस में यूज किए गए हों, ये सब लाइक सून, रिसेंटली, नाउ, लेटली, इवेंचुअली, फॉरवर्ड, आफ्टरवर्ड्स, ये सारे वर्ड्स यूज किए गए हैं। तो ये एडवर्ब लगेगा कहाँ? उस समय एडवर्ब लगेगा कहाँ? हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगा। हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, डू, डिड, डज, हैव, हैड, हैव, या फिर हमारा कोई हेल्पिंग वर्ब जब भी लगेगा उसके बाद आएगा हमारा एडवर्ब। लाइक कैसे? ही विल सून बी देयर। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस देखिए, यहाँ पे वी, सब्जेक्ट, विल, मॉडल वर्ब, सून आ गया। ये सारे वर्ड मैंने आपको बोले, उसमें से एक सून हमें मिल गया यहाँ पे। उसके बाद हमने एक यहाँ पे एडवर्ब लगाया, देयर। ये पोजीशन वाला है ना, वेयर, देयर, नो वेयर, ये सब हमारा एडवर्ब है। तो ये एडवर्ब कब आया? कहाँ पे आया एडवर्ब? सून के बाद आया। ये एक हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद, बी हमने एक सीधो हेल्पिंग वर्ब लगाया, फिर हमने लिखा देयर। समझ में आ रहा होगा कि ये एडवर्ब हमारा कब आता है? जब हमने ये सारे वर्ड्स देख लिए, आफ्टरवर्ड, इवेंचुअली, लेटली, सून, ये सब हमने देख लिया अगर सेंटेंस में, तो इसके बाद हम लोग डायरेक्ट एडवर्ब नहीं लगा सकते, एक हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ता है। हमने भी यहाँ लगा दिया है बी। बिफोर, अर्ली, इमीडिएटली, लेट, ये तीन वर्ड दिख जाए, बिफोर, अर्ली, इमीडिएटली, लेट, सेंटेंस में दिख जाए, तो अंत में लिखते हैं हम लोग। क्या लिखते हैं? अंत में लिखते हैं एडवर्ब को। बिफोर या इमीडिएटली का प्रयोग अगर कंजंक्शन में होता है तो शुरू में भी लिख सकते हैं, इमीडिएटली या फिर बिफोर। इमीडिएटली या बिफोर कंजंक्शन के तौर पे यूज किया गया है। दो सेंटेंस के क्लॉज को जोड़ा गया है बिफोर या इमीडिएटली लिख करके, उस केस में हम लोग शुरू में लिखते हैं। और नहीं तो अगर ये सारे वर्ड हमें सेंटेंस के बीच में मिल गए तो हम लोग अंत में लिखते हैं एडवर्ब को। एग्जाम्पल देखते और क्लियर होगा। आई शैल मीट हिम, ये एक हमारा सेंटेंस हो गया। अब हमारा ये इमीडिएटली लगा हुआ है, ये बीच में तो आया नहीं, और ना ही ये दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, दो क्लॉजेस को जोड़ भी नहीं रहा है। तो यहाँ पे हमने एडवर्ब कहाँ लगाया? एडवर्ब कहाँ लगाया? इमीडिएटली इज एडवर्ब, ये कब लगा? सब्जेक्ट के बाद लगा, लास्ट में। ठीक है, अंत में लगा। इमीडिएटली कहाँ लगा? अंत में। लेकिन इमीडिएटली अगर शुरुआत में लगा हुआ है तो ये कंजंक्शन का काम करेगा। इमीडिएटली द रेन स्टॉप्स, द रेन स्टॉप्स, ये एक क्लॉज हो गया। वी शैल गो आउट, दूसरा क्लॉज हो गया। ये दोनों क्लाउज को जोड़ने के लिए हमारा इमीडिएटली लगा है, तो दोनों को क्लाउजेस को जोड़ने के लिए अगर इमीडिएटली हमने पहले लगाया तो सही है, ये फॉर्मेट हम लोग यूज कर सकते हैं। दो क्लाउजेस को जोड़ने के लिए शुरुआत में हम लोग लगाएंगे, लेकिन एक ही क्लॉज है तो सबसे लास्ट में हम लोग लिखेंगे इस इमीडिएटली को। ठीक है, लेटली, इमीडिएटली, अर्ली, लेट, ये सब हम लोग सबसे लास्ट में लिखेंगे। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में क्या हमने ध्यान देना है? फ्रीक्वेंसी क्या कि कितने कितने समय पर वो काम हो रहा है। फ्रीक्वेंसी का ध्यान रखते हुए वो एडवर्ब हम लोग कहाँ रखेंगे? सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। सब्जेक्ट और वर्ब मतलब जो काम हुआ है और जो काम करने वाला है, उन दोनों के बीच में हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आता है। कैसे? वी ही ऑलवेज कम्स लेट, ये ऑलवेज हमारा है फ्रीक्वेंसी, ये ऑलवेज हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ये किसके किसके बीच आया?
ही के बीच में और कम के बीच में। आना एक वर्ब है, ही एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हमने लगाया ऑलवेज। तो ये फ्रीक्वेंसी वाली जो चीज़ें होती हैं वो किसके इसके बीच में आएंगी, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच। वी ऑफन गो देयर, गो वर्ब है हमारा, वी सब्जेक्ट है हमारा, इन दोनों के बीच में ऑफन लगा। ऑफन मीन्स अक्सर, ये एक फ्रीक्वेंसी वाली बात है। फिर से ऑक्सिलरी वर्ब हैव टू, ऑक्सिलरी वर्ब हैव टू, यूज टू, ये दोनों जो अब हम देखेंगे सेंटेंस में, तो इसके बाद एडवर्ब लगाएंगे। यूज टू, हैव टू, ये दोनों के बाद एडवर्ब लगता है। कभी भी एडवर्ब कहाँ लगेगा, यूज टू या हैव टू के बाद। सेंटेंस में यूज टू हैव टू कैसे दिखेगा हमें, देखिए यहाँ पे, आई ऑफन हैव टू गो टू कॉलेज ऑन फुट। देखिए यहाँ पे क्या है, आई हैव टू, आई आई ऑफन हैव टू गो टू, ये हैव टू दिख गया, ऑफन आया, ये फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये हैव टू के पहले लगा। देखिए यहाँ पे हैव टू के पहले, ये हैव टू कहाँ लगा, ये वर्ब के पहले। तो आप समझ रहे होंगे ये ऑलवेज कहाँ आया, ऑलवेज कहाँ आया है, ये ऑलवेज किसके इसके बीच लिखा हुआ है, यूज टू और सी के पहले। तो हमेशा याद रखिएगा हैव टू या यूज टू दिख जाए कभी सेंटेंस में और वहाँ एडवर्ब लगाना है, फ्रीक्वेंसी वाला एडवर्ब बेसिकली, तो किसके किसके बीच में लगेगा, सब्जेक्ट और यूज टू या हैव टू के बीच में। यूज टू और हैव टू, ये दोनों से केसेस हमने पढ़े। यूज टू और हैव टू दिख जाएगा तो हम लोग क्या देखेंगे कि सब्जेक्ट कहाँ है, सब्जेक्ट ढूंढेंगे, सब्जेक्ट और यूज टू या हैव टू जहाँ पे भी लिखा हुआ है उसके बीच में हम लोग ये एडवर्ब फ्रीक्वेंसी लगाते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि एडवर्ब ऑफ सेंटेंस क्या होता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एडवर्ब ऑफ सेंटेंस पूरे वाक्य में मॉडिफाई, पूरे वाक्य को मॉडिफाई करता है। लाइक इसका प्रयोग वाक्य में कभी भी शुरू में, बीच में, अंत में हो सकता है। ठीक है, एडवर्ब ऑफ सेंटेंस होता है क्या, बेसिकली ऐसे कुछ वर्ड से लिखे हुए ब्रैकेट में एडमिटेडली, फॉर्चुनेटली, ऑनेस्टली, नेचुरली, ऑब्वियसली, सर्टेनली, सर्टेनली मीन्स श्योर किसी चीज का होना, ऑब्वियसली बिल्कुल कोई निश्चित चीज होने वाली है, नेचुरली बिल्कुल नेचुरली होगी कोई चीज आपको पता है, ऑनेस्टली बहुत ईमानदारी से, फॉर्चुनेटली बहुत किस्मत से, एडमिटेडली मतलब स्वाभाविक रूप से। तो ये सारी चीजें जो अगर आपको सेंटेंस में लिखी हुई मिल जाए तो उस समय आप लोग एडवर्ब कहाँ लगाएंगे, एडवर्ब वर्ब जो आपका क्वालिफाई करने वाला वर्ड है वो कहाँ लगेगा, ये सारे वर्ड जब दिख जाएंगे तो ये बीच में भी लग सकते हैं, शुरू में भी लग सकते हैं और अंत में भी लग सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं और क्लियर करने के लिए, ही गॉट द मनी ऑनेस्टली, उसे मनी मिल गई ऑनेस्टली। ठीक है, ही गॉट द मनी ऑनेस्टली, ऑनेस्टली ही गॉट द मनी, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, ये भी फॉर्मेट सही है और ये भी सही है। ही गॉट द मनी ऑनेस्टली, ऑनेस्टली ही गॉट द मनी। एल्स के बाद बट आता है, देन नहीं। ठीक है, एक वो रूल हम लोग सीख रहे हैं यहाँ पे क्या, कि एल्स कहीं भी देखने को मिले तो हमेशा बट लगाएंगे, कभी भी देन मत लगाइएगा। एल्स के बाद कभी भी बट लगता है, देन नहीं लगता दोस्तों। एग्जाम्पल, इट इज नथिंग एल्स बट अ स्नेक, ये और कुछ नहीं बल्कि एक स्नेक है, सांप है। एनफ, एनफ, एनफ मतलब क्या होता है, सफिशिएंट, पर्याप्त मात्रा में, द प्रॉपर लिमिट ऑफ अमाउंट, जितना हमें चाहिए था उतना ही। ठीक है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ, ठीक है, किसी चीज की सफिशिएंट क्वांटिटी अगर आपके पास मौजूद है तो उसको हम लोग एनफ लिखते हैं। तो एनफ लिखने के बाद हम लोग मच लगा सकते हैं। ठीक है, मच या फिर वेरी का प्रयोग लगा सकते हैं क्या, मच या वेरी यूज कर सकते हैं, नहीं किया जाता। एनफ के बाद, एनफ के पहले हम लोग वेरी या मच का प्रयोग नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इनफ के पहले हम लोग वेरी या मच का यूज नहीं कर सकते, याद रखिएगा। ठीक है, लाइक ही इज फ्रेंडली इनफ टू मी, ही इज फ्रेंडली इनफ टू हेल्प मी, वो मेरे से काफी इतना ज्यादा फ्रेंडली है, बहुत ज्यादा घुला मिला हुआ है कि वो मेरी मदद करेगा। ही इज फ्रेंडली इनफ, ही इज इनफ फ्रेंडली टू हेल्प मी, ऐसे लिखना गलत है, फ्रेंडली इनफ लिखेंगे। ठीक है, हमेशा एडवर्ब ये इनफ के पहले लगेगा। ठीक है, ये एडवर्ब जो लगेगा, एडवर्ब यहाँ लगेगा, एडवर्ब हमारा इनफ के पहले लगता है ना कि उसके बाद में। अगर हम लोग उसके बाद लिख देंगे तो उस फॉर्मेट हमारा गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। एनफ के पहले हमारा लगता है कोई भी एडवर्ब, एनफ के पहले लगता है एडवर्ब, बाद में नहीं लगता। और इसके बाद हम लोग मच या वेरी भी नहीं लगाते। एनफ, लव्स, लव्स एनफ, दोनों सही है, लेकिन कुछ एक कंडीशन आपको एक्सेप्शन बताया गया क्या, कि एनफ, लव्स, लव एनफ, ये दोनों सेंटेंस में लिखा जाता है, सही है। TW2, आवश्यकता से अधिक, TW2 मतलब क्या होता है, आवश्यकता से अधिक, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा, मतलब टू होता है TW2। ठीक है, और एक टू मतलब भी के तौर पे भी यूज किया जाता है, लाइक आई विल हैव आइसक्रीम एंड पास्ता टू, तो मैं पास्ता भी खाऊंगा और आइसक्रीम भी खाऊंगी, तो ये है आई विल टू वाला टू भी, मतलब भी।
TOO मतलब ये भी के सेंस में, और ये एक टू जो है आवश्यकता से कई ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। तो हमने सीखा कि इसका प्रभाव कैसे हम लोग प्रयोग कैसे करते हैं इस तरह से, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं। ही इज़ टू वीक टू वॉक, ठीक है, जैसे कि वो काफ़ी कमज़ोर है चलने को। ही इज़ टू वीक टू वॉक, TOO काफ़ी, बहुत ज़्यादा, अधिक, ही इज़ टू। दिस हाउस इज़ टू स्मॉल, टू मच हम लोग कभी नहीं यूज़ करते, टू मच नहीं यूज़ करते कभी भी, टू मच नहीं लिखा जाता, ठीक है। दिस हाउस इज टू स्मॉल लिखा जा सकता है। ओनली कब यूज करते हैं, ओनली मतलब हम लोग का ओनली का प्रयोग जिसको क्वालिफाई करता है ठीक उसके पहले लगाते हैं, जिसको भी हम लोग को क्वालिफाई करना है उसके ठीक पहले ओनली लगेगा। लाइक ओनली ही प्रॉमिस टू रीड द चैप्टर ऑफ द बुक, सिर्फ उसी ने प्रॉमिस किया कि वो पूरा बुक का चैप्टर जो है पढ़ेगा। तो ओनली कब लगता है, ओनली हमारा सब्जेक्ट के पहले लगता है जिसके बारे में हम लोग को क्वालिफाई करना है, उस सब्जेक्ट के पहले हम लोग ओनली लगाएंगे, ठीक है। आगे, ओनली ही प्रॉमिस टू रीड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक, देन ही ओनली प्रॉमिस टू रीड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। अगला हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे आ जाइए सीधे, ही प्रॉमिस टू रीड ओनली द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक, ये ऐसे लिखना हमारा गलत हो जाएगा, अर्थ चेंज हो जाएगा हमारा, ठीक है। केवल उसने बोला कि वो फर्स्ट चैप्टर पढ़ेगा, ऐसे हम अगर दोनों में लिखते हैं तो सही होगा, लेकिन अगर हम यहाँ पे ओनली लगाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि उसने प्रॉमिस किया कि वो केवल पहला चैप्टर पढ़ेगा बुक का, तो ये चैप्टर के पहले आ जाएगा, तो ये ओनली किसके लिए आ गया, चैप्टर के लिए आ गया, इसलिए ये सेंटेंस हमारा ऐसे भी लिख सकते हैं लेकिन मीनिंग बदल जाएगा। क्लियर है, तो जिसको क्वालिफाई करना है आपको उसके पहले हम लोग ओनली लगाते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे रूल पढ़ रहे थे कि एज का प्रयोग इलेक्ट, थिंक, मेक, अपॉइंट, कंसिडर, कॉल के बाद होता है, ठीक है। एज कब हम लोग यूज करते हैं, एज कब हम लोग यूज करते हैं, एज हमारा इन सब वर्ड्स के बाद यूज होता है, ठीक है। इलेक्ट, पोर्ट्रे, यहाँ पे देख लीजिए, मेक, थिंक, अपॉइंट, कंसिडर, कॉल, इलेक्ट, थिंक, मेक, कंसिडर, कॉल, अपॉइंट, ये सब के बाद हमारा एज यूज होता है। एज हम लोग इसके बाद यूज करेंगे हमेशा, पहले नहीं यूज होता है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस लोकेशन को डिफाइन करता है, देयर, वेयर, नो वेयर, ठीक है, एनी वेयर, ये सब वर्ड्स। तो ये सब हम लोग कब लिखते हैं, ये सब हम लोग कब लिख सकते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस कब लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे रूल क्या बताया गया, इफ यदि एडवर्ब ऑफ मूवमेंट हो तो उसका प्रयोग लोकेशन से पहले किया जाता है। लोकेशन एग्जैक्टली अगर आपको दी गई है तो उसके पहले यूज होगा। लाइक ही लिव्स इन विलेज ऑफ बोकारो, ही लिव्स इन विलेज ऑफ बोकारो, ये बोकारो लोकेशन दिया हुआ है ना, तो लीव्स हमारे यहाँ पे पहले हमारा वर्ब आया, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आया, और फिर हमारे ये प्लेस एग्जैक्टली आ गया, ठीक है। ही स्पेंड द होल नाइट प्लेसिंग अप एंड डाउन इन द बेडरूम, प्लेसिंग अप एंड डाउन इज द फ्रेज, ठीक है, प्लेसिंग अप एंड डाउन इज अ फ्रेज, और यहाँ पे बेडरूम की बात की जा रही है तो यहाँ पे ये पोजीशन वाला एडवर्ब हो गया हमारा, ये हो गया स्पेंड द होल नाइट, ये वर्ब है, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, और ये नाइट प्लेसिंग अप एंड डाउन ये हो गया हमारा फ्रेज जो कि हमने यूज किया है सेंटेंस में। आगे बढ़ते चलते हैं, हम लोग टाइम पे आते हैं। आई मेट यू एट 3 o'clock टुमारो, आई मेट यू एट 3 o'clock टुमारो, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, इसको यहाँ पे डिफाइन किया गया है पॉइंट ऑफ टाइम से। एग्जाम्पल समझते हैं, और कुछ कंफ्यूजिंग एडवर्ब्स होते हैं उसमें हम लोग ध्यान देते हैं। प्रेजेंटली एडवर्ब हमारा एक है प्रेजेंटली और प्रेजेंट, इसमें काफी कंफ्यूजन होता है। प्रेजेंटली मतलब क्या होता है और प्रेजेंट मीन्स क्या होता है। प्रेजेंट सिचुएशन मतलब अभी का सिचुएशन, और प्रेजेंटली मीन्स आने वाले फ्यूचर में, संभवतः तुरंत जो फ्यूचर में होने वाली घटना है उसको प्रेजेंटली बोलते हैं। प्रेजेंटली मीन्स भविष्य में तुरंत होने वाली घटना, और प्रेजेंट मीन्स करेंट सिचुएशन। आई शेल गो प्रेजेंटली मतलब मैं तुरंत अब जाऊंगी, आई शेल गो प्रेजेंटली मतलब फ्यूचर में तुरंत मैं अब जाने वाली हूँ, ठीक है। जस्ट नाउ वर्तमान में, अभी बीता हुआ, ये बीता हुआ, जस्ट नाउ मीन्स क्या होता है, अभी तुरंत बीता हुआ, नाउ मीन्स अभी, लेकिन जस्ट नाउ मीन्स अभी तुरंत खत्म हुआ कोई चीज, उसके बारे में कोई बात की जा रही है। ही हैज कम जस्ट नाउ, वो तुरंत अभी तुरंत आया है, ही हैज जस्ट कम नाउ, ठीक है। ऑफ कोर्स मीन्स क्या होता है, कोई ऑब्वियस सी चीज जो कि नेचुरल कॉन्सिक्वेंस आपको बता रहा हो, कोई इंडिकेशन है जो ऑब्वियस सा बात है, नेचुरल कॉन्सिक्वेंस, तो वो होता है ऑफ कोर्स लिखा जाता है। इफ यू रीड ऑफ कोर्स यू विल गेट अ जॉब, अगर आप पढ़ते हैं तो आपको निश्चित ही कोई जॉब बिल्कुल मिल जाएगी। सर्टेनली का मतलब होता है वही, बिल्कुल सही, हैव बीन डिस्कवर्ड, सर्टेनली मीन्स ही सर्टेनली लेबर्स हार्ड, वो काफी मेहनत करता है, ही सर्टेनली लेबर्स हार्ड। परहैप्स मीन्स होता है पॉसिबली, पॉसिबली मतलब होने की संभावना, परहैप्स मतलब मे बी या पॉसिबली, ठीक है। और प्रोबेबली, प्रोबेबली लिखा हुआ है, सॉरी, प्रोबेबली मतलब होता है वो भी मोस्ट लाइकली मीन्स पॉसिबली होने की संभावना, प्रोबेबली या पॉसिबली दोनों मतलब होता है होने की संभावना। बाय एंड बाय, ये मैंने आपको इडियम्स में भी पढ़ाया था, बाय एंड बाय,
तो बाय एंड बाय मीन्स क्या होता है, सून आफ्टर अ लिटिल वाइल, अभी तुरंत थोड़ी देर के बाद, सून आफ्टर अ लिटिल वाइल मतलब थोड़े समय के बाद, बाय एंड बाय थोड़े समय के बाद। द स्टूडेंट केम हियर बाय एंड बाय, ये लगातार बार बार आते रहता है थोड़े थोड़े समय पर। स्टूडेंट केम हियर बाय एंड बाय। ग्रेजुअली मीन्स स्लोली और लिटिल बाय लिटिल, थोड़े थोड़े समय पर, स्लोली धीरे धीरे, ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे, लिटिल लिटिल, ठीक है। ही ग्रेजुअली इम्प्रूव्स हिज इंग्लिश। तो हम लोग ने सीखा ये सारा सेंटेंस, आप लोग आगे पढ़ लीजिएगा, काफी इजी सा है, सुनकर पढ़ करके आपको इजीली याद हो जाएगा सारा रूल। आते हैं सीधे हम लोग अब क्वेश्चन आंसर्स पर। योर स्कूटर वुड नॉट हैव गिवन, यहाँ पे गिवन है, आर एक्स्ट्रा लग गया, सॉरी, ये आर नहीं है। द स्कूटर वुड नॉट हैव गिवन यू सो मच ट्रबल इफ यू हैड मेंटेन्ड इट प्रॉपर। ये स्कूटर उतना ज़्यादा आपको तकलीफ नहीं देता अगर आप अच्छे से इसको मेंटेन करके रखते तो बताइए यहाँ पे क्या होना चाहिए इसका एरर। मेंटेन करना इज अ वर्ब, वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एक एडवर्ब चाहिए। तो हम लोगों ने यहाँ पे प्रॉपर देखा, और प्रॉपर एक तो एडजेक्टिव है हमारा, तो प्रॉपर एडजेक्टिव हम लोग लगाएंगे क्या मेंटेन के बाद, नहीं, यहाँ पे प्रॉपरली लगेगा। अगर आप प्रॉपरली मेंटेन करते होते स्कूटर तो आपको इतना ज़्यादा वो तकलीफ नहीं देता, इतना ज़्यादा परेशानी नहीं देता। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे प्रॉपरली, ना कि प्रॉपर। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे, सी डज नॉट हार्डली नो। सी डज नॉट हार्डली, ये हार्डली जो है वही मुश्किल से, और नेगेटिव सेंस देता है हार्डली मतलब मुश्किल से, शायद ही, और उसके पहले लगा है डज नॉट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सी डज नॉट हार्डली नो व्हाट हैपेंड यस्टरडे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये डज नॉट हमें हटाना होगा, हार्डली खुद एक नेगेटिव हमारा एक एडवर्ब है। सी हार्डली नो, डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे सी डज हार्डली नो, नॉट नहीं लगेगा यहाँ पे, नॉट हटाना होगा। सी डज हार्डली नो व्हाट हैपेंड यस्टरडे, वो उसको शायद ही कुछ पता हो कि कल क्या हुआ, ठीक है, क्योंकि हार्डली एक नेगेटिव वर्ड है, हार्डली स्कार्सली, और इसके बाद हम लोग दोबारा नॉट नहीं लगाते। इट वॉज मोस्ट अनफॉर्चुनेट दैट ही died at the age of 41, यहाँ पे died लिखा हुआ है, सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे। it was unfortunate, it was most unfortunate that he died at the early age of 41। तो यहाँ पे एक एरर हमें पता चल रहा है साफ साफ कि इट वाज मोस्ट अनफॉर्चुनेटली, यहाँ पे जो लिखा हुआ है क्या होगा, अनफॉर्चुनेटली नहीं होगा, अनफॉर्चुनेट होगा। और ये अर्ली एज जो लिखा हुआ है, ये अर्ली एज ऑफ 41 नहीं होगा, क्या होगा, एट द एज ऑफ 41, एट द एज ऑफ 41, ना कि अर्ली एज, ठीक है। एट द एज ऑफ 41, अर्ली एज मतलब होता है वर्ष, मतलब थोड़े कम समय में, कम समय में मतलब एज के शुरुआत में। अर्ली एज मतलब जिंदगी की शुरुआत में, अर्ली एज, ठीक है। किसी चीज का इनिशिएशन आप करते तो अर्ली, एट अर्ली एज लिखते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे एट अर्ली एज नहीं है, 41 ईयर्स की बात की जा रही है, एट द एज ऑफ 41 होगा, ठीक है, एट द एज ऑफ 41, ना कि अर्ली एज, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, इन द लास्ट वीक आई टोल्ड हिम टू कम, in the last week I told him to come in, but still he comes late every day, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, लास्ट वीक में मैंने उसे कहा था कि आप जल्दी आ जाएं, लेकिन अभी भी वो लेट आता है हर दिन। तो इन द लास्ट वीक आई टोल्ड हिम टू कम इन टाइम बट ही स्टिल कम्स लेट एवरी डे। यहाँ पे क्या होना चाहिए दोस्तों, देखिए आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे इन टाइम हम लोग कभी भी प्रयोग नहीं लिखते, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ये सब के बाद इन द नहीं लिखते हम लोग। तो यहाँ पे लास्ट वीक हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे, यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट होगा। ये इन द नहीं लिख सकते हम लोग, इन द लास्ट वीक हम लोग नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट होगा, लास्ट वीक आई टोल्ड हिम टू कम इन टाइम बट ही स्टिल कम्स लेट एवरी डे। लास्ट वीक मैंने उसे कहा था कि आप टाइम पर आए, लेकिन फिर भी अभी तक वो लेट से आता है। इन टाइम यूजुअली हम लोग यूज नहीं कर सकते, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट अगर हमने देख लिया, यस्टरडे देख लिया, तो उसके बाद इन द लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, सेंटेंस का स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा, इन द नहीं लगता। अगला आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, द रियल इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ आवर लाइफ इज लाइवलीहुड विच डिस्क्रिमिनेट्स अस फ्रॉम एनिमल। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है हमारी जिंदगी में वो है हमारी लाइवलीहुड, हमारी आजीविका, जो कि हमें डिफरेंट बनाती है जानवरों से, डिस्क्रिमिनेट्स अस फ्रॉम एनिमल्स। इसमें हमारा रियल नहीं होगा, रियली इंपॉर्टेंट, रियली इंपॉर्टेंट थिंग होगा, रियल इंपॉर्टेंट नहीं होगा दोस्तों। क्यों ऐसा क्यों होगा, देखिए यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है, रियल एक एडजेक्टिव की तरह है, रियल एक एडजेक्टिव की तरह है, लेकिन रियली एक एडवर्ब है, ठीक है। तो रियली का प्रयोग होगा, क्योंकि रियल क्या है, रियल एक एडजेक्टिव है, हमें लगाना है एडवर्ब, ठीक है। हम लोग चैप्टर ही पढ़ रहे हैं एडवर्ब। इंपॉर्टेंट एक एडजेक्टिव है, इंपॉर्टेंट क्या है, थिंग को क्वालिफाई करने के लिए आया हमारा इंपॉर्टेंट, और इम्पॉर्टेंट को हम लोग और भी क्वालिफाई करने के लिए, मतलब एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए क्या लगाएंगे, एडवर्ब लगाएंगे दोस्तों।
क्या लगाएंगे? एडवर्ब। थिंक इज अ नाउन, उसके पहले आया हमारा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले हम लोग लगा सकते हैं एडवर्ब, ना कि दो एडजेक्टिव साथ में यूज नहीं करते, इसलिए इट इज रियली इंपॉर्टेंट थिंग भी लिख सकते हैं या फिर इट इज अ रियल इंपॉर्टेंट थिंग भी लिख सकते हैं। ये ऐसे लिखना गलत है, ठीक है? अ रियल इंपॉर्टेंट थिंग नहीं लिखेंगे, अ रियली इंपॉर्टेंट थिंग लिखेंगे। नेक्स्ट, दिस इज टू मच ब्यूटीफुल। सी इज टू मच ब्यूटीफुल कभी लिखते हैं क्या? टू मच ब्यूटीफुल आगे कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं। सी इज टू मच ब्यूटीफुल, so most of the boys run after her and want to influence her. Influence means impress। तो यहाँ पे टू मच हमने देखा, टू मच हम लोग लिखते ही नहीं, ये हमने पहले सीखा था। वेरी ब्यूटीफुल हम लोग लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल वेरी ब्यूटीफुल लिख सकते हैं। ब्यूटीफुल इज एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले हम लोग क्वालिफाई करने के लिए एक एडवर्ब लगाएंगे, लेकिन वो टू मच कभी हम लोग नहीं लिखते। सी इज टू ब्यूटीफुल लिख सकते हैं, सी इज वेरी ब्यूटीफुल लिख सकते हैं। नेक्स्ट, वट एवर वर्क दैट विच यू अंडरटेक पुट योर बेस्ट एफर्ट इन। कोई भी अगर आप काम ले रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं किसी भी काम की, तो आप ना पूरा एफर्ट लगाएं उसके ऊपर। तो इफ यहाँ पे लिखा हुआ है वट एवर वर्क दैट यू अंडरटेक, वट एवर वर्क दैट विच यू अंडरटेक, दैट और विच साथ में कभी होगा? दैट और विच साथ में कभी नहीं लिखा जाता। बिल्कुल आप ये सिंपल सा बात याद कर लीजिए और याद रख लीजिए, कभी आपको पढ़ के भी अटपटा लगेगा। दैट और विच दोनों एक सेंटेंस में यूज नहीं किया था। वट एवर वर्क दैट विच यू टेक नहीं, क्या लिखेंगे? वट एवर वर्क यू अंडरटेक डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग, दोनों को लिखने की जरूरत नहीं यहाँ पे। वट एवर क्योंकि पहले ही लिखा हुआ है, वट एवर वर्क यू अंडरटेक यहाँ पे विच और दैट कभी भी साथ में हम लोग लिखते नहीं, और वट एवर पहले से लगा हुआ है तो हमें इन दोनों की जरूरत नहीं यहाँ पे, ठीक है? सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। The taxi driver who had come to receive us at the airport was speaking fluently French. Was speaking fluently French. Speaking is a verb. Verb के बाद हमारा ये क्या लग गया? ये adverb लग गया। Verb के बाद adverb कभी लगा सकते हैं क्या? कभी नहीं लगा सकते दोस्तों। क्या होना चाहिए यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे क्या होना चाहिए? ही स्पीक्स फ्लुएंट फ्रेंच, फ्रेंच फ्लुएंटली यहाँ पे लिख सकते हैं, फ्रेंच फ्लुएंटली लिख सकते हैं, फ्लुएंटली फ्रेंच नहीं होगा यहाँ पे, या तो यहाँ ये फ्लुएंटली को उठा करके हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। वाज फ्लुएंटली स्पीकिंग फ्रेंच, वाज फ्लुएंटली स्पीकिंग फ्रेंच लिख सकते हैं, या फिर वाज स्पीकिंग फ्रेंच फ्लुएंटली। स्पीकिंग फ्रेंच इज अ हमारा वर्ब हो जाएगा, फ्रेंच बोलना वर्ब हो जाएगा, उसके बाद हमारा हमारा एडवर्ब लग सकता है, ठीक है? सब्जेक्ट सबसे पहले फॉर्मेट देख लीजिए क्या होता है। सब्जेक्ट लगता है, फिर वर्ब लगता है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एडवर्ब ऑफ मैनर। नेक्स्ट, आई वाज डिलाइटेड टू सी हिम फुल रिकवर। हम खुश हुए थे उसको देख करके कि वो कंप्लीट रिकवर हो चुका है। आई वाज डिलाइटेड टू सी हिम फुल रिकवर, क्या होना चाहिए? रिकवर्ड होना चाहिए, फुल्ली रिकवर्ड। रिकवर मतलब रिवाइव, दोबारा से हेल्दी, हेल्दी होना, ठीक है? रिवाइव होना, कंप्लीटली हेल्दी होना, और ये फुल्ली रिवाइव्ड होगा या फिर फुल्ली रिकवर्ड हो सकता है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लीजिए, फुल रिकवर की जगह पे हम लोग फुल्ली रिकवर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी हमें बतानी है यहाँ पे, ठीक है? नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, ऑल सेड एंड डन, इट इज द बेसिक वैल्यूज दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। कुछ भी कहिए और बोलिए, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होता है बेसिक वैल्यूज, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप कुछ भी करें लॉन्ग रन में, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है बेसिक वैल्यूज। आप कुछ भी करें, कुछ भी कह लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो क्या है लॉन्ग रन में, कि आप बेसिक वैल्यूज क्या अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो ये था हमारा आंसर। इंपॉर्टेंस नहीं होगा, इंपॉर्टेंट होगा। इंपॉर्टेंस इज अ नाउन, हाउएवर इंपॉर्टेंट इज अ एडजेक्टिव। तो कभी भी हम लोग फॉर्मेट क्या देखे हैं कि नाउन के पहले हम लोग एडजेक्टिव लगाते हैं, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट यूज होगा। इंपॉर्टेंस उसके बाद नाउन नहीं लगा सकते, ठीक है? तो यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट का प्रयोग किया, एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव का प्रयोग करके हम लोगों ने सेंटेंस सही किया। नेक्स्ट हम लोग सेंटेंस पर आते हैं। सी वॉज सो इमोशनल स्टेबल, सी वॉज सो इमोशनल स्टेबल। इमोशनल और स्टेबल दोनों हमारे यहाँ पे एडजेक्टिव है, इमोशनल और स्टेबल। तो इमोशनली स्टेबल होगा ना दोस्तों, इमोशनली यहाँ पे एडवर्ब लगाना होगा हमें, स्टेबल एक एडजेक्टिव है इसके लिए, ठीक है? तो इमोशनली स्टेबल होगा, सी वाज सो इमोशनली स्टेबल। वो इमोशनली बहुत ज़्यादा स्टेबल स्थिर लड़की थी, कि वो कभी भी मूव्ड नहीं होती थी, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होती थी अपने डिसीजंस को सस्पेंड करने के लिए। सी वाज सो इमोशनली होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द विलेजर्स fled away. The villagers fled away their houses when they saw the flood water rising.
क्या होना चाहिए यहाँ पे दोस्तों? देखिए यहाँ पे आप लोग साफ तौर पे देख पा रहे हैं कि फ्लेड नहीं होगा, फ्लेड के बाद अवे यहाँ पे जो लगा हुआ है, हमने पढ़ा था ना अवे, फिर अवे, अवेक और ये सारे कुछ वर्ड्स हमने पढ़े थे रूल में, जिसके बाद हम लोग ने क्या लिखा था कि ये जो अवे है इसका प्रयोग हम लोग किसके बाद करेंगे, फ्लेड के बाद नहीं होगा। कहाँ होगा? पास्ट फॉर्म में फ्ली होगा, फ्ली फ्ली, ठीक है, फ्ली, फ्लेड अवे नहीं होगा, फ्ली, ठीक है। फ्ली का अर्थ होता है रन अवे और हरी अवे वहां से भावनात्मक रूप से, फ्लेड अवे अर्थ छिपा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, दिस मशीन लुक्स good, but it is very badly designed and does not work good. क्या होना चाहिए? This machine looks good, but it is very badly designed and does not work good. क्या होगा? Work well. क्योंकि badly यहाँ पे यूज किया गया, डिजाइन यहाँ पे एक एडजेक्टिव, वर्क के बाद हमेशा वेल, ठीक है, वर्क के बाद यहाँ पे आएगा वेल। गुड के जगह हम लोग वेल का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये एडवर्ब विशेषता बता रहा है, एडवर्ब है वेल, जबकि गुड एक एडजेक्टिव है, तो वेल होगा, ना कि एडवर्ब। विकास हैज बीन राइटिंग द essay for 2 hours but he still was not finished, but still has not finished, यहाँ पे still है, सॉरी। Vikas has been writing the essay, that essay for 2 hours but still has not finished. क्या होना चाहिए? यहाँ पे होगा, सॉरी यहाँ पे ought नहीं है, not है। देखिए यहाँ पे क्या है, he still has not finished के जगह पे he has not finished yet होगा, ठीक है। सही फॉर्मेट क्या है सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए? he has not finished yet का प्रयोग करेंगे। still क्या प्रयोग समानता अफर्मेटिव सेंटेंसेस में होता है, जबकि yet हमारे नेगेटिव सेंटेंस में देता है। तो यहाँ पे नॉट है ना, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप नॉट फिनिश्ड, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? येट। स्टिल हमारा अभी, स्टिल मतलब होता है अभी भी, और येट मतलब अभी तक, ठीक है, इसलिए हमने येट लगाया। He had been working with me for the last 10 years, but I cannot claim that I have understood him thorough. यहाँ पे thorough, understood him is a verb, और ये thorough verb के बाद फिर से हमारा adjective नहीं, यहाँ पे thoroughly होगा। क्या होगा? thoroughly, adverb लगाएंगे। Next, he was looking impatient. Looking impatient, वो impatient दिखाई दे रहा था, and at the unwanted visitor who showed no sign of leaving the room. वो काफी impatient दिखाई पड़ रहा था अनवांटेड विजिटर्स पे, जो कि कोई भी लक्षण नहीं दिखा रहे थे रूम से बाहर जाने का। तो यहाँ पे हमने impatiently नहीं, impatiently होगा, क्योंकि वो अनवांटेड विजिटर्स पे impatiently बहुत ज़्यादा अपना आपा खो करके, impatient हो करके देख रहा था, क्योंकि वो लोग वहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो वहाँ पे लुकिंग हो गया भर, उसके बाद impatient एडजेक्टिव नहीं, क्या होगा? एडवर्ब, ठीक है, impatiently होगा। नेक्स्ट, he has been trying to lure means होता है attract, he has been trying to lure her for months, महीनों से वो उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। by owing to his misfortune, यहाँ पे misfortune लिखा हुआ है, सॉरी, misfortune, he has not still succeeded, लेकिन उसकी बदकिस्मती के कारण अभी तक वो सफल नहीं हो पाया। वो काफी महीनों से उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, पर उसकी मिसफॉर्चुनेट के कारण, मिसफॉर्चून के कारण, बट ड्यू टू हिज मिसफॉर्चून ही स्टिल नॉट सक्सीडेड। क्या होगा? येट, अभी भी, नॉट अभी हमने पढ़ा था ना, स्टिल और येट का यूज। स्टिल मतलब होता है अभी भी, येट मतलब होता है अभी तक, ठीक है, तो येट होगा। नेगेटिव सेंटेंसेस में येट लगता है, स्टिल नहीं लगता। द अमाउंट विच द कंपनी हैज पेड, यहाँ पे ए है, हैज पेड टू द डिपेंडेंट्स ऑफ द डेड वर्कर was fairly unjustified, fairly unjustified, ये यहाँ पे was है, सॉरी, द डेड वर्कर डिपेंड, यहाँ पे ये जो पेड, जो चार्ज पे किया गया है ना उन कंपनी के वर्कर के द्वारा जो डेथ कर गया है, वैसे वर्कर को जो सैलरी अमाउंट या फिर पे की गई है ना, वो कंप्लीटली अनजस्टिफाइड है, फेयरली अनजस्टिफाइड। क्या होगा? यहाँ पे क्वाइट अनजस्टिफाइड या फिर रैदर, क्योंकि निगेटिव वर्ड है और फेयरली हमारा एक पॉजिटिव वर्ड है। फेयर मीन्स होता है अच्छा खासा, फेयर मीन्स अच्छा खासा, फेयर एक पॉजिटिव वर्ड है, अच्छे अर्थ देता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अनजस्टिफाइड मतलब बेहतर नहीं है, बहुत ज़्यादा खराब है, तो खराब चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पे फेयर नहीं यूज़ करेंगे, क्वाइट या रैदर यूज़ करेंगे। ही इज़ ऑलमोस्ट क्वाइट कॉम्पिटेंट फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर, वो काफ़ी कॉम्पिटेंट है, काफ़ी ज़्यादा वो कंपटीशन दे सकता है, ठीक है, योग्य है मैनेजर को पोस्ट के लिए। सो व्हेन गिवन अ चांस ही कैन लीड द कंपनी टू इट्स गोल,
अगर इसको चांस दिया गया तो वो कंपनी को उसकी ऊंचाइयों पर ले जा सकता है गोल्स अचीव करने के लिए। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट क्वाइट दोनों चीज का साथ में यूज नहीं होगा। क्या होगा, ऑलमोस्ट का प्रयोग नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि क्वाइट पहले से एडवर्ब है, तो दो एडवर्ब साथ में नहीं रख सकते हम लोग। यहाँ पे क्वाइट और ऑलमोस्ट नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा, सिर्फ हम लोग क्वाइट यूज करेंगे, क्वाइट के पहले एडवर्ब का प्रयोग नहीं कर सकते। आते इडियम्स के पार्ट पर। इडियम हम लोग देख रहे हैं बाय ऑल मीन्स। बाय ऑल मीन्स का मतलब क्या होता है? बाय ऑल मीन्स मैंने पहले भी आपको पढ़ाया है, सर्टेनली, डेफिनेटली, नेचुरली, यूजिंग एनी पॉसिबल वे और मेथड। किसी भी तरीके से श्योरली कोई चीज़ अगर आप करने को तैयार है, डेफिनेटली करेंगे, नेचुरली करेंगे, तो वो सारी चीज़ों के लिए हम लोग बाय ऑल मीन्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं। बाय फार मीन्स क्या होता है? बाय अ ग्रेट मार्जिन, बहुत ज़्यादा डिफरेंस के काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस से कोई चीज़ अगर हो गई है, मान लीजिए किसी का सिलेक्शन हुआ है, 200 मार्क्स का आपका मेंस का एग्जाम हुआ था, एक का सिलेक्शन हुआ है आपका 100 में बिहार से मान लीजिए, और आपका यूपी में कट ऑफ चला गया मान लीजिए 125, तो ये जो वेरिएंस आ गया, मार्जिन आ गया 25 की मार्जिन, तो ये बहुत बड़ी मार्जिन है, क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों कि 0.5 से बहुत बार लोगों का सिलेक्शन नहीं होता। तो ये जो मार्जिन है काफ़ी बड़ा डिफरेंस है, बाय फार है ये, क्या है, बाय फार एक बहुत बड़ा मार्जिन है, बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्लियरली विजिबल डिफरेंस। ठीक है, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स में क्या होता है? बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स में कोई चीज़ अगर रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है, तो उसको बोलते हैं बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। ठीक है, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाय हार्ट, दिल से नहीं, बाय हार्ट मीन्स मेमोराइज करना, किसी चीज़ को याद करना। ठीक है, हर्ट कर लेना, मेमोराइज, रट्टा मार लेना। ठीक है, बाय हार्ट करना मतलब याद कर लेना। बाय हुक और क्रूक मतलब क्या होता है? किसी भी तरीके से किसी चीज़ को हासिल करने के लिए तुल जाना। तो अगर आप किसी भी माध्यम से कोई काम करने को तैयार है, तो बाय हुक और बाय क्रूक आप उसको करके रहेंगे। एप्पल टू माई आई, इसका मतलब क्या होता है? क्या सबसे ज्यादा चहीता, सबसे ज्यादा बिलव्ड का मतलब होता है? मुझे नहीं पता, आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और मुझे बताइएगा कि क्या होता है, क्योंकि मैंने ये सब पढ़ाया है आपको। एट हर्ट मतलब क्या होता है? दिल पे नहीं, एट हर्ट मीन्स क्या होता है? फंडामेंटल या बेसिक होता है क्या? अच्छा, आप देख लीजिएगा अपनी ओर से क्या होता है, मुझे तो नहीं पता। एट द ड्रॉप ऑफ हैट मीन्स क्या होता है? किसी काम को करने के लिए बिल्कुल इच्छुक होना, क्या किसी काम को करने के लिए बिल्कुल इच्छुक होना। अल्फा एंड ओमेगा मतलब स्टार्ट से लेकर के एंड तक। एट 6 एंड 7 मतलब हैविंग डिफरेंट ओपिनियन। क्या ऐसा है? ऐसा है तो लिखिएगा यस, कमेंट बॉक्स में जाके सभी आंसर्स लिखिएगा और याद करते चलिएगा जितने भी एडियम्स मैंने पढ़ाए हैं आपको अब तक। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड। मिलते हैं अगले वीडियो में। एडवर्ब का पार्ट 2 आएगा, उसके लिए वेट कीजिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।